ना, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया बना के तो ला रहा मैं। चलो समझो भाई। सर करे शुरू। हाँ बाद में देख लियो तुम, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा मैं इसकी, ठीक है। चलो भाई। तो कल हमने कोण तो पढ़ लिया था, है ना, कोण पूरा डिटेल में कि कौन से कोण क्या है, ठीक है। तो आज जो शुरुआत होगी वो होगी 2D या समतल आकृति की, यानी कि 2D या समतल आकृति। और 2D सारी की सारी समतल आकृति होती है। 2D क्या होती है? समतल आकृति होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि समतल आकृतियों को द्विविमीय यानी कि 2D आकृतियां कहते हैं। तो जितने भी समतल आकृति होगी उसमें मोटाई तो नहीं होती, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो इसलिए इसमें दो ही विमाएं होती है, इसलिए इसको द्विविमीय आकृति बोलते हैं या फिर समतल आकृतियां कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें लंबाई एवं चौड़ाई जैसी दो विमाओं का मापन किया जाता है। तो त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज इत्यादि समतल आकृतियां के उदाहरण हैं। तो समतल आकृति के बारे में समझ में आया कि समतल आकृति का मतलब है दो विमीय, है ना, कि 2D, 2 डायमेंशनल। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर त्रिभुज की। त्रिभुज का मतलब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, और जिसमें तीन कोण होते हैं। बात समझ में आई? तो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। लिखा हुआ है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। त्रिभुज को त्रिभुज से निरूपित करते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज को हम शॉर्ट में इस तरीके से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज को त्रिभुज से निरूपित करते हैं तथा इसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो भुजा एक तो ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा ए सी है। कोण एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। तो तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तो उसके तीनों कोणों का योगफल हमेशा क्या होगा? 180 होगा। बात समझ में आ रही है? 180 होगा। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 180 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। तो ये कह रहा है दूसरा पॉइंट में कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी कि AC प्लस BC का मान AB से अधिक होगा। कहने का मतलब देखो, समझो क्या है इसका मतलब, ठीक है। देखिएगा भाई, मान के चलो ये कोई भी त्रिभुज बना लिया मैंने यहाँ पे, ये कोई त्रिभुज ABC है, ABC, ए बी और सी, ठीक है। ए के सामने वाली जो साइड है हमारी वो ए है, ए के सामने वाली साइड क्या है? ए है। बी के सामने वाली साइड क्या है? बी है। और सी के सामने वाली साइड क्या है? सी है। बात समझ में आई? तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा उठा लो, कोई भी दो भुजा, यानी कि ए बी उठा लो, चाहे बी सी उठा लो, या फिर ए सी उठा लो, चाहे बी सी उठा लो। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का जो योगफल होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर होगी बात? अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनाना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन कोई भी दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। बात समझ में? यहाँ पे ये बात अधूरी थी तो यह बात पूरी कर दी मैंने, ठीक है। तो हमारे पास तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। ए के सामने वाली भुजा ए, यानी कि BC की जो लंबाई है वो A है, और B के सामने वाली भुजा B यानी कि AC की जो लंबाई है वो कितनी है? B है। C के सामने वाली भुजा क्या होगी? C, यानी कि AB की जो लंबाई है वो C है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो तीन भुजाएं हैं अब हमारे पास, A, B और C। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, वो सॉरी, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, मैं अब दूसरी तरीके से लिख रहा है इस बात को, कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, तो ये एक भुजा होगी, ये हमेशा बाकी दो भुजाओं के योग से क्या होगी? छोटी। तो हमने पहले ए भुजा ली, तो ये जो ए भुजा होगी, इन दो बाकी दो भुजाएं बची बी और सी, इन दोनों के योगफल से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी, यानी कि बी प्लस सी से क्या होगी? छोटी होगी। बात समझ में आ रही? यानी कि बी प्लस सी क्या होगी? बड़ी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। और इनके अंतर से क्या होगी? बड़ी होगी। तो इनके अंतर से क्या होगी? बड़ी। तो बी माइनस सी, बी माइनस सी
इनके अंतर से बड़ी होगी। मैं मॉडुलस लगा दिया क्योंकि हमें क्या करना है, बी और सी का अंतर लेना है, बी और सी का अंतर, यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटेगी, ठीक है ना। अगर मैं बी माइनस सी लिखता हूं और मैंने मॉडुलस लगा दिया तो मॉडुलस में से कोई भी वैल्यू अगर बाहर निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। बात समझ में आई। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 4 माइनस 8 या 7, तो इसका मतलब क्या है भाई, माइनस के 3, ठीक है। अगर मैं मॉडुलस लगा दूं यहां पे तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस के 3 होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो इसलिए मॉडुलस लगाया मैंने यहां पे, ठीक है। तो दूसरी भुजा क्या होगी हमारी, बी। तो बी को छोड़कर कौन सी भुजा बची, बी को छोड़कर कौन सी भुजा बची, ए और सी। तो ए और सी का जो योगफल होगा, ए और सी का जो योगफल होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। और इनके अंतर से क्या होगी, ये बड़ी, यानी कि ए माइनस सी का जो अंतर होगा उससे ये हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं सी भुजा लेता हूं, सी भुजा, तो सी भुजा ये है, ठीक है। बाकी दो भुजाएं ए और बी बची, तो ए और बी से क्या होगी, छोटी होगी ये, तो ए प्लस बी से क्या होगी, छोटी, लेकिन इनके अंतर से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। इनके अंतर से हमेशा क्या होगी भाई, बड़ी होगी। तो ए माइनस बी मॉडुलस में कर दो तो इससे क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आई बात, बोलो। अरे ये क्या हो गया, तो ये उतार लो, उतारना तो है ही नहीं, खैर तुम तो देखना बस, है ना, वो भूल गया था मैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, मैं लिख दूं इस बात को भी कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा हमेशा बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी तथा योगफल से छोटी होती है, योगफल से छोटी होती है। बात समझ में आ रही क्या। तो त्रिभुज की कोई भी एक भुजा है, मान लो ये ए है, ठीक है ना, तो ये बाकी दो भुजाओं के अंतर से तो बड़ी है लेकिन उनके योगफल से क्या है, छोटी है। त्रिभुज की कोई भी एक भुजा यानी कि बी, ये बाकी दो भुजाओं के अंतर से तो बड़ी है लेकिन योगफल से हमेशा छोटी होगी। त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और योगफल से हमेशा छोटी होती है। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ही त्रिभुज बनना पॉसिबल है, अगर नहीं है तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं कभी। समझ रहे बात को, तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, यानी कि ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी का जो योगफल होगा वो हमेशा ए बी से ज्यादा होगा, का मान ए बी से अधिक होगा। क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। चल आगे देखो, त्रिभुजों का वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं कि त्रिभुजों का वर्गीकरण, तो भाई त्रिभुजों का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है ना, यानी कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण, हम त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, नंबर एक, भुजाओं के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, और कोणों के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहां तक कोई दिक्कत, दो ही आधार है हमारे पास त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं भुजाओं के आधार पर, सबसे पहले कि भुजाओं के आधार पर क्या होगा, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहला हमारा जो ट्राइंगल आया वो समबाहु त्रिभुज आया, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आया, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, वो क्या कहलाता है भाई, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। दिए गए चित्र में
त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA। A के सामने वाली साइड अगर मैं A मानता हूं और B के सामने वाली साइड अगर मैं B मानता हूं, C के सामने वाली साइड अगर मैं C मानता हूं, तो इसका मतलब A बराबर B है और बराबर C है। तीनों भुजाएं आपस में क्या है, यहाँ पे समान है, कोई दिक्कत तो नहीं। तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या आपस में समान है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब एक बात और याद रखना भाई, अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तीनों कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। एंगल ए एंगल बी, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा एंगल सी के। तीनों के तीनों जो कोण होंगे ये आपस में बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बराबर बराबर बटेगा, तीनों में बटेगा, तो कितना कितना बटेगा, 60-60 बटेगा। तो प्रत्येक का मान कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप 60 डिग्री होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूलों की भी अगर मैं बात करूं तो मैं फॉर्मूले भी लिख दूं यहां पे। देखो, सबसे पहले अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूं, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है मैं, तुम्हें डायरेक्ट याद करना, ठीक है ना? कहां से निकल गया तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं प्रूफ तो कर दूंगा लेकिन तुम इतनी चीज याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो ध्यान दो एक बार। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी की याद है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है किसी के? है कोई? ललित, कोई याद नहीं है? बताओ तुम, किसी के भी याद नहीं है? देखो, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है तुम्हें। फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये ए क्या है, साइड है। ए क्या है, साइड है, यानी कि सारी की सारी साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर होगी बात? ए क्या है, साइड स्क्वायर है। या फिर तुम ऐसे लिख लो कि ये क्या है भाई, हमारा साइड है, ठीक है ना? साइड स्क्वायर, साइड यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना? कि एरिया क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात अगर मैं करूं किसकी, इसकी हाइट की, इसकी हाइट की, HEGST, स्पेलिंग गलत है, HIGST, ठीक थी, HEIGST, चलो HEIGST, चलो ठीक है, भावनाओं पे जाओ, शब्दों में मत जाओ, ठीक है ना? तो हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसके जो हाइट का फॉर्मूला होगा, देखो हाइट का बात कर रहा मैं यहां पे, ठीक है? तो हाइट यही तो होगी भाई, मैंने यहां से लंब डाल दिया, तो ये क्या होगी हमारी, इसकी हाइट होगी, ठीक? तो यहां से मैंने शीर्ष लंब डाल दिया वर्टेक्स ए से, तो सामने वाली भुजा पे ये वर्टेक्स ए से हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। सामने वाली भुजा को ये लंब समद्विभाजक करता है, वो अलग बात है। तो ये एच की वैल्यू चाह रहा मैं, ठीक है? तो एच यानी कि हाइट, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर की बात करूं, यानी कि परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं है, पेरीमीटर का मतलब है परिमाप। परिमाप का मतलब है चारों तरफ को घूम जाना ही परिमाप कहलाता है। क्लियर होगी बात? चारों तरफ को घूम जाना, यानी कि किसी एक बिंदु से चलकर घूम फिर कर वापस लौट आना, तो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो ये भी ए है भाई, ये भी ए है, ये भी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो सबको मैंने क्या कर दिया, ए मान लिया। तो ए चला, फिर यहाँ पे ए चला, फिर यहाँ पे ए चला, तो ए कितनी बार चला, 3 बार चला। तो 3a यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। 3a क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाप। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तीनों फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, हाइट √3/2 इंटू साइड, पेरीमीटर यानी कि 3a। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड 2√3 है,
जिसकी साइड 2√3 है, तो बताओ एरिया क्या होगा। तो बताओ ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही तो एरिया निकाल लोगे। √3/4 साइड स्क्वायर लगा दो सीधा सीधा, ठीक है ना। तो √3/4 साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कटेगा तो 3√3 आया कि नहीं, 3√3, ये इसका आंसर हो गया। तो हाइट पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, परिमाप पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। तो समबाहु त्रिभुज समझ में आया, नाम से स्पष्ट होता है समान भुजाओं वाला। अगर समान भुजाएं हैं तो कोण भी क्या होंगे आपस में सारे के सारे समान, क्योंकि जो समान भुजाएं होती है ना तो वो शीर्ष पर समान कोण अंतरित करता है। तो अगर ये ए बी और बीसी और एसी समान है तो जितना कोण इसने शीर्ष पे अंतरित किया होगा उतना ही कोण इसने इस शीर्ष पे अंतरित किया होगा, बनाया होगा, और उतना ही कोण इसने इतने इस शीर्ष पे अंतरित किया होगा। तो समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण समान होते हैं हमेशा। समझ रहे बात को, समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पूरी डिटेल समझ में आ गई भाई इसके, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो उतार लो इसको। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, हाँ ऐसा कर लियो चाहे, ठीक है। अब लिखना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं इसका मतलब, चलो खैर कोई नहीं। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गया, आगे बढ़े भाई। चलो फिर आगे चलो। तो समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं अब, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समझिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, देखो हम ना हमेशा नाम से ही चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो सम का मतलब क्या है, समान, द्वि का मतलब क्या है, दो, बाहु का मतलब क्या है, भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये आई है यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं एबी और एसी समान है। तो एबी और एसी क्या है, एक दूसरे के समान है। तो जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाती है, समान भुजाएं। मान के चलो मैं ए के सामने वाली साइड ए मान लू और बी के सामने वाली साइड बी मान लू और सी के सामने वाली साइड सी मान लू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से हमारी दो साइड बराबर होगी, यानी कि बी बराबर सी हो गया, एक तो ये हो गया बी बराबर किसके, सी के हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बी सी के बराबर हो गया, ठीक है। और अभी अभी मैं पिछले इसमें बताया अभी कि समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण समान होते हैं, ठीक है ना, समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो ए बी है वो ए सी के समान है, यानी कि सी इस बी के समान है, ठीक है ना। तो जितना कोण ये शीर्ष पर अंतरित करेगा बनाएगा, क्या उतना ही कोण ये भी बनाएगा इस शीर्ष पे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एंगल बी बराबर है एंगल सी के, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, अब समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। अगर मैं इस समद्विबाहु त्रिभुज के किसकी बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि समान भुजाओं वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो भुजा को लंब समद्विभाजक करता है। बहुत सारी चीजें हैं और भी, ठीक है, आगे पॉइंट में मिल जाएगा तुम्हें वो सब कुछ। ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, देखो एरिया, तो यहां पे हम स्पेशल कोई फॉर्मूला याद नहीं करते, सीधा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बस इसी को याद रखना है तुम्हें इसके लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब आधार, हाइट का मतलब ऊंचाई, क्लियर, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है तुम्हें। और अगर पेरीमीटर की बात करेगा समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप की, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे, तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो भाई दो भुजाएं तो बराबर ही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी और सी अगर बराबर है तो इसको मैं बी से डिनोट कर दूं, समझ रहे बात को, बी से डिनोट कर दूं, तो यानी कि a + 2b आ गया,
ए प्लस टू बी, ये भी बी है और ये भी बी है, टू बी हो गया और ये ए हो गया। तो ए प्लस टू बी रटना नहीं है कभी, तुम रट्टाफिकेशन लगाओ हाथ रख रख के कि ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। बस ये समझना है कि तीनों भुजाओं, देखो परिमाप कोई भी आकृति हो, कोई भी समतल आकृति हो, अगर मैं परिमाप की बात करूंगा तो हमेशा चारों तरफ को घूमना है, चाहे वो षटभुज क्यों ना हो, चाहे वो षटभुज क्यों ना हो, क्योंकि दिशाएं तो चार ही है ना, सब डायरेक्शन और चार, टोटल होगी 8, है ना, मुख्य दिशाएं तो चार ही है ना। तो भले ही यहाँ पे 6 भुजा हो, यानी कि 6 की 6 दिशाओं में घूम जाओ, दिशा 6 होती ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके भी परिमाप की बात करूं, हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की, समषटभुज की, तो तब भी मैं बोल लूंगा कि इसका परिमाप क्या बनेगा, चारों तरफ को घूम जाओ, यानी कि एक पॉइंट से चलकर घूम फिर कर लौट आओ वहीं पे, तो वो क्या बनेगा, परिमाप बनेगा, कोई भी समतल आकृति हो चाहे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। तो ये दो फॉर्मूले हो गए तुम्हारे इसके, तुमने यहाँ पे पेरीमीटर भी समझ लिया और इसका क्षेत्रफल भी समझ लिया। अब इसमें जो हाइट है हमारी, हाइट क्या होगी वो समझ लो एक बार। तो यहां से डाल दो लंब, डाल दिया भाई लंब। तो ये जो लंब होगा यही क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, ए, बेस क्या होगा यहाँ पे, ए, यानी कि 1/2 AH, 1/2 AH बन गया। याद रखना हमेशा जो बेस लोगे ना उसी के ऊपर हाइट चाहिए, हमेशा उसी के ऊपर, यानी कि बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी कि बेस तुमने ये ले लिया और हाइट डाल रखी उधर, समझ गए बात को। तो जो बेस लोगे वही हाइट चाहिए, बात समझ में आई। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, बता दूं मैं तुम्हें, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक त्रिभुज है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा था और ये दे दिया यहां पे ऐसे 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC है और पूछ लिया कि एरिया बताओ। तो बच्चों ने तो पढ़ रखा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो उसने सीधा लगाया कि 1/2 आधार, आधार 20 हो गया और हाइट कितनी होगी 10। तो आंसर कितना दे दिया 100, कि 100 है भाई इसका आंसर, जो कि गलत है। समझ रहे बात को, क्योंकि हमें इस त्रिभुज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई कि ये त्रिभुज है कैसा, विषमबाहु है, समबाहु है या समद्विबाहु है, कि हमें बेस मिल जाए। क्योंकि जो अगर ये हाइट है तो यही बेस चाहिए हमें, बात समझ में आई। तो बेस वही चाहिए क्योंकि हाइट और बेस एक दूसरे के हमेशा लंबवत होते हैं, बात समझ में आई। तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो इसका मतलब आंकड़े अपर्याप्त हुए, क्योंकि मैं इसका जो ये बेस है ये तो निकाल नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे त्रिभुज के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दो, यहाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में समझ में आ गया यहाँ तक, चला गया। चलो आगे बढ़ो। अब आई विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, तो नाम से स्पष्ट हो गया, विषमबाहु यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, यानी कि अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सारी सभी की सभी भुजाएं, तो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। तो संलग्न चित्र PQR एक विषमबाहु त्रिभुज है, संलग्न चित्र PQR एक विषमबाहु त्रिभुज है, दिखाई दे रहा PQR, तो ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है इसकी अलग अलग है। तो त्रिभुज है क्योंकि PQ नॉट इक्वल टू QR नॉट इक्वल टू RP, और नॉट इक्वल टू का अर्थ है समान नहीं, है ना। इस नॉट इक्वल टू का अर्थ क्या होगा कि समान नहीं है। P के सामने की साइड में अगर A मान लू, Q के सामने की साइड अगर मैं B मान लू, और R के सामने की साइड अगर मैं C मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या है भाई, असमान है। यह क्या है, असमान है। अगर तीनों भुजाएं असमान है तो जाहिर सी बात है असमान भुजाएं शीर्ष पर असमान कोण अंतरित करेंगे, ठीक है। तो ये PQ भुजा इस शीर्ष पे अलग कोण अंतरित करेगा, और ये PR भुजा जो होगी इस शीर्ष पे अलग कोण अंतरित करेगा, और ये जो हमारी QR भुजा होगी इस शीर्ष पे अलग अलग कोण अंतरित करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल R। तो कोण भी कोई भी समान नहीं होगा, बात समझ में आई, कोई भी कोण एंगल समान नहीं होगा। अगर तीनों भुजाएं असमान है तो कोण भी असमान होंगे, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज, जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला,
सुना कभी हीरोन्स फॉर्मूला? तो हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए हम इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेरीमीटर की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेरीमीटर की, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही है कि चारों तरफ को घूमना ही परिमाप कहलाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस पी प्लस सी, तो ये तो हो गया भाई पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप को आधा कर दो, अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो इसको तो हम पी से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल पी से, और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ये सेमी पीरियड पेरीमीटर क्या हो गया, स्मॉल एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, ये मिटा दूं, नोट कर लिया तुम बाद में। तो इधर लिख रहा मैं क्षेत्रफल, या इसको मैं छोटा कर लिख रहा हूं यहाँ पे, एक सेकंड। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, एक तो कंडीशन ये होगी थी, और एक एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू नॉट इक्वल टू एंगल आर, दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी थी, ठीक है ना। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की यानी कि हीरोन्स फॉर्मूले की, तो यहां लिख रहा मैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, बताओ किसके याद है, बताओ। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट, तो इसके अंदर लिखा जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कोई दिक्कत। एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए क्या है, भुजाएं हैं, ए बी सी ये क्या है, भुजाएं हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये कह रहा कि कोणों के आधार पर, भाई हम त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो भुजाओं के आधार पर तो हमने पढ़ ही लिया ना, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है ना। तीन ही है भुजाओं के आधार पर, समबाहु समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर किसका वर्गीकरण करेंगे, त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोण वोण सब पढ़ लिए थे ना तुमने पिछली क्लास में। तो उसमें हमें पता था कि एक्यूट एंगल होता क्या है, जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटे होंगे, तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो लिखा भी हुआ होगा कि वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। बोलो बात सही है क्या, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ये 0 से तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन 90 से छोटा होगा। ये भी एंगल 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये भी एंगल 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आ रही बात। चले भाई आगे नेक्स्ट देखो। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होगा क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और 3 कोण में से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का है वही राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, वही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो त्रिभुज का कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। तो यहां पे एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा। 3 कोणों में से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वही क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो अगर मैं ए के सामने वाली साइड ए मान लू, जब मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड, वर्टेक्स चेंज कर रहा मैं यहां पे, थोड़ा और अच्छा सा लगा दिखने में।
देखो भाई, इसको तो मैं वर्टेक्स कर दिया सी, इसको बना दिया मैंने ए, इसको बना दिया मैंने बी। क्लियर होगी बात? तो ए के सामने की साइड अगर मैं ए मान लू, बी के सामने की साइड अगर मैं बी मान लू, सी के सामने की साइड अगर मैं सी मान लू, तो ये समकोण त्रिभुज था। तो पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा तुमने, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। हिंदी में भी पाइथागोरस है और इंग्लिश में भी पाइथागोरस है, क्योंकि पाइथागोरस जो नाम था वो एक साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का नाम था। उसने अपने नाम पर ही इस थ्योरम को इजाद किया, मतलब जनरेट किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो लगेगी वो हमेशा किस में लगेगी? समकोण त्रिभुज में लगेगी, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगेगी, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में लगेगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये होती है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर होगा किसके? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई? यानी कि आधार यानी कि बेस है और लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो यहां पे आधार तुम क्या होगा? यहाँ पे आधार BC और यहाँ पे आधार क्या होगा? लंब क्या होगा? AC और कर्ण क्या होगा? AB, ठीक है ना। तो यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा किसके? C स्क्वायर के। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो ये सबसे पहली बात तो ये होगी कि समकोण त्रिभुज में ही केवल पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज बताऊंगा आपको ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है ना। ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब समझना पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है। सवाल पूछा गया था एक बार यूपी टेट के एग्जाम में कि सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा होता है। 4 ऑप्शन थे इसमें, ठीक है। तो सबसे छोटा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो कौन सा होता है भाई? 3 4 5, 3 4 5। देखो अगर मैं 3 को थोड़ी देर के लिए आधार बना लूं तो ये 4 क्या होगा? लंब होगा और 5 क्या होगा? कर्ण होगा। तो हमेशा जो बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा बड़ी होती है। अरे ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? ये 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो हमेशा याद रखना, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण सबसे बड़ा कौन सा है? 90। तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? C। और ये जो AC AB भुजा होगी ये सबसे बड़ी भुजा है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई होती है बाकी दो भुजाओं से सबसे बड़ी होती है। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है ना। तो 3 4 5, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं 9, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। क्या ये जोड़ के 25 के बराबर आया? आया कि नहीं आया? तो 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है ना। अब एक चीज और समझ लो भाई, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3, ये 4 है और ये 5 है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। जैसे 3 4 5 बोल दोगे तो खुद समझ जाना कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर मैं इस पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से कोई भी एनी नंबर हो मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इसका मतलब प्रत्येक में करूंगा 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो मुझे ये बताओ 6 8 10 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। भाई 6 का स्क्वायर कितना? 36, 8 का स्क्वायर कितना? 64, 64 और 36 कितना? 100, और जो कि 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा, यानी कि वो भी एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो 6 8 10 भी हमारा क्या होगा? ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा इनिशियल ट्रिपलेट है वो 3 4 5 है। इसमें तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से करी 6 8 10 बना, 3 से करोगे 9 12 और 15 बनेगा, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। समझ रहे बात को? इस तरीके से। इसके बाद जो यूज करता है एग्जामिनर वो करता है 5 12 और 13, 5 12 13,
5, 12 और 13, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169 जो कि 13 का स्क्वायर होगा। यानी कि अगर तुम्हें ये बात बोल दी जाए कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है, कितनी 5, 12, 13 है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुम्हें इस पे नहीं जाना बिल्कुल भी कि 5, 12, 13 यानी कि 5, 12, 13 तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। कहा गया वो कि तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो त्रिभुज कैसा होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु त्रिभुज होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया निकलेगा कि तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है तो तुम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लोगे, क्योंकि 5, 12, 13 को देखते ही समझ जाना कि ये तो समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो हीरोन्स फॉर्मूला मत लगाना। हालांकि 5, 12, 13 अगर इससे भी निकाल लोगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन हम हीरोन्स फॉर्मूला को मजबूरी में लगाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ और तरीका निकल जाए इसका, ठीक है ना। जब कुछ और तरीका नहीं होता तब हमें लगाना पड़ता है हीरोन्स फॉर्मूला ही। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो क्योंकि ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, तो इसमें क्या लगाओगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे मैं क्षेत्रफल की बात करता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का जो फॉर्मूला लगता है यहाँ पे वही लगता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बता दो बस। तुम पूरे मूड में हूं मैं समझाने के आज, है ना, बता दो बस तुम, है समझ में आ रहा सब कुछ, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा इसी से ही 1/2 बेस इंटू हाइट से ही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये देखना है कि 5, 12, 13, अगर 12 और 13 दे दिया तुम्हें, ये बोल दिया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12 और 13 है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चक्कर में नहीं पड़ना, 12, 13 को देख के 5 की याद खुद आ जानी चाहिए, ठीक है ना। 5 को देखते 3 को देख के 4 की याद आ जानी चाहिए। बात समझ में आई। उसके बाद जो यूज करता है एग्जामिनर, हालांकि तुम्हारा लेवल तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे ज्यादा मैं लिखवाने का भी नहीं, एक और लिख लो 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अगर तुम्हें 7, 25 दे दिया तो समझ जाओ 24 भी है वहां पे, 24, 25 दे दिया तो समझ जाओ 7 भी है वहां पे, ठीक है ना। ये याद करने रटने इनको, समझ गए। अगर तुम जल्दी सवाल करना चाह रहे तो उसके बाद 8, 15, 17 कर लो याद, 8, 15, 17, 8, 15, 17 कर लोगे याद। 8, 15, 17 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। बस तुम 4 ही कर लो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इतना से ही काम हो जाएगा तुम्हारा, आगे ज्यादा करने की याद जरूरत नहीं है। बस 11, 12 है ये जिनका यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो तुम 3, 4, 5 सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, फिर 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ठीक है ना। एरिया अगर निकालना है तो एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है जो कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, समझ में आ रही बात यहाँ तक। चला गया, चलो फिर तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, भाई किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं कि नहीं, 3 कोण होते हैं। अब मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ा था, अधिक कोण हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था अधिक कोण के बारे में, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम। इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक कोण, त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से छोटा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से छोटा हो। तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला एंगल, ये एंगल 90 से ज्यादा है क्या और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा भी बीसी होगी, क्योंकि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में ये लिखा हुआ है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को देख लो भाई। एक त्रिभुज के 2 कोण 70 डिग्री व 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। एक कोण 70 डिग्री, 2 कोण है ना 70 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा भाई। तीनों कोणों का योगफल 180, तीनों कोणों का योगफल 180, 2 कोणों का योगफल 70 और 45 कितना हो गया 115,
115 हो गया, 180 में से 115 हटा दो, कितना बच गया 65। तो आंसर कितना आ गया 65। बोलो बात समझ में आ रही क्या? आंसर आ गया 65। यानी कि तुम्हें क्या करना, एक कोण निकालने के लिए 180 में से तुम्हें सीधा सीधा क्या घटाना है, 70 प्लस 45 ये घटाना है, ठीक है ना। तो 180 में से जब तुम घटाओगे 115 तो बचेगा कितना 65। तो यानी कि यही सवाल का उत्तर है। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाओगे कर लोगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे फर्जी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। 45 ही होगा ना, क्योंकि साफ साफ जब बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज है तो एक तो 90 फिक्स हो गया, बाकी एक दूसरा 45 दे दिया, तो तीसरा कौन सा बचेगा? 45 तो बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180, एक तो 90 हो गया, बाकी दो कोण बचे उनका योगफल भी 90 बचेगा, तो एक 45 हो गया, तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? वो नहीं आई आज जो कल थी? चलो मतलब वो नहीं आई आज, वो मतलब समझे तो, पर वो देखे इस तरीके से जैसे समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना। वो चीज है, शिवानी है नाम उसका। चलो खैर, यहाँ ये बताओ समझ में आ गया क्या तुम्हारे? चल आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चित्र में एंगल ए का मान क्या होगा? तो आपसे ये जानना चाह रहा कि एंगल ए का मान बताओ, ये है असली सवाल, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो एंगल ए का मान क्या होगा, तो मैं समझा दूं, सोल्व कर दूं, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे एंगल ए का मान। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, चित्र को देख लिया तुमने? चित्र में इतना एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये जो लाइन है, ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना, तो बी मान लो उसको, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, मान लिया भाई, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो ये दिखाई दे रहा है, ये बी जो वर्टेक्स है, ये बी जो एंगल है, ये बी एंगल ये एक्स एक्स में बटा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि जो बीओ है ये एंगल बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा, कोण समद्विभाजक होगा कि नहीं होगा? बोलो कौन समद्विभाजक है, क्योंकि जितना एंगल इस तरफ है उतना एंगल इस तरफ है, तो इसका मतलब बीओ जो होगा ये क्या होगा, बीओ ये एंगल पूरे बी का एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा, होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि इधर का ये y है और इधर का ये y है, तो जो CO होगा ये हमारे एंगल C का क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक भाई समझ में आ रही? चलो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ये BOC ट्रायंगल है भाई, BOC ट्रायंगल दिखाई दे रहा क्या? BOC ट्रायंगल, बीओसी ट्रायंगल में तीन कोण भी नजर आ रहे होंगे, एक तो y और एक x और एक 108, तीनों कोण नजर आ रहे हैं। तो मैं बोल लूंगा कि तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर तीनों कोणों का योगफल 180 है, जिसमें से एक तो कोण 108 ही है, तो 180 में से 108 घटा दूं, कितना बच गया? 100 कितना बच गया? 72 बच गया ना। 180 में से जब तुमने 108 घटाया, दो तो सीधा सीधा बच गया, 108 कम करोगे ना, दो तो हो गया 10, 110 हो गया, कितना बच गया फिर 70, 70 और 2 72, तो इसका मतलब 72 बच गया। तो जो 72 बचा, क्या वो x और y का योगफल बचा? x और y का योगफल बचा। यहां तक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं। तो x और y का योगफल बचा क्या? 72 बचा कि नहीं बचा? ठीक है ना। तो अगर x और y का योगफल क्या है, 72 है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, तो x प्लस y का योगफल 72 है, तो 2x प्लस 2y का योगफल कितना होगा? 144। 144। तो 2x और 2y का योगफल कितना होगा? 144 ना। अरे खाली x प्लस वाई का योगफल 72 था, तो ये भी x है, इसको भी ले लिया हमने साथ में, और ये y है, इसको भी साथ में ले लिया, तो ये इधर 2y हो गया और इधर ये 2x हो गया, तो 2x और 2y का योगफल 144 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों का योगफल भाई 144 है कि नहीं है? और तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से इन दोनों का योगफल घटा दूं, 144 घटा दूं, तो बचेगा कितना? आंसर कहाँ है? हीरा। आगे समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिना लिखे काम हो गया, हाथ हूथ ला गई है। अब ध्यान दो, मैं तुम्हें इसका तरीका बता रहा है एक, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं कि प्रूफ करूं? बोलो।
रिजल्ट लिख दूं? क्या कह रहे? लो तो फिर याद रखना, इसको हमेशा याद रखना। ये कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी कोई त्रिभुज है। जब भी एंगल बाइसेक्ट करेगा इस तरीके से, एंगल बाइसेक्ट होगा इस तरीके से, तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट हो रहा क्या, यानी कि जितना कोण इधर है उतने कोण इधर है। ये जो मैंने क्रॉस का निशान कर दिया तो इसका मतलब समझ जाना एंगल बी का कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना। ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आई हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर हमें इस बीआईसी का मान निकालना ना, एंगल बीआईसी का, तो एंगल बीआईसी, एंगल बीआईसी हमेशा बराबर होगा 90 प्लस 1/2 एंगल ए के। बस ये रिजल्ट याद रखना, एंगल बीआईसी बराबर होगा 90 प्लस 1/2 एंगल ए के। बात समझ में आई? यानी कि जो ये वाला एंगल है, इसका इस वाले एंगल का आधा जोड़ दो 90 में, ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले का आधा ही जुड़ रहा होगा इसमें, 90 में जुड़ रहा होगा, 90 में इसका आधा जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो 90 में इसका आधा जोड़ा है, पहले तो 90 हटा लो, 90 हटा लो, कितना बचा 18, 18 जुड़ा हुआ होगा, तो 18 का डबल कितना 36। आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ के बात को। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना तुम्हें मैंने बताया कि पहले मैंने इनका योगफल निकालना, फिर इसको 180 में से घटाते रहे। तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। बस ये याद रखना, ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ये कोण समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक होगा, और ये पॉइंट जो होगा ये इन सेंटर होगा, समझ गए बात को, अंत केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके रिजल्ट ये हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? चले भाई आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है, फिर क्वेश्चन आ गया, फिर त्रिभुज के गुण। चलो बाकी बाद में कल है ना, टाइम नहीं है अभी। पाइथागोरस थ्योरम कल हमें पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ना, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो समझ में आया आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो बाकी जब ये पूरा हो जाएगा तभी भेजूंगा तुम्हें पीडीएफ, ठीक है।